नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी नर्सिंग के अंदर सबसे टफ माने जाने वाले एक सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज हम यहाँ पर सारे टॉपिक देखेंगे। बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी बताऊंगा जो आपको इस लास्ट 10 से 15 दिन में पढ़ ही लेने हैं। उनमें से तो पक्का क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपके कभी भी फार्मा पैथोजेनेटिक्स में बैक नहीं आए। क्योंकि भाई, फार्मा पैथोजेनेटिक्स में बैक आती है, मतलब कि ये समझ लो कि दो पूरे सब्जेक्ट में बैक आती है। और ये थोड़ा सा टफ भी पड़ता है, क्योंकि भाई फार्मा याद करना टिपिकल रहता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पैथोलॉजी में आंसर्स लिखने किसी को नहीं आते हैं। मैंने भाई पैथोलॉजी के पुराने वीडियो डाल रखे हैं, मैं इनमें भी लिंक अटैच कर दूंगा। उन वीडियो को जरूर देखना। मैंने पैथोलॉजिकल चेंज लिखने के तरीके भी बताए हैं और कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और फार्मा में आंसर कैसे लिखने हैं उनके भी तौर तरीके सारे बता रखे हैं, और जिनसे भर भर के बच्चों के नंबर आए हैं। इवन द 40 में से 38, 39, इस तरीके से, मतलब कि 95% मार्क्स भी मिले हैं फार्मा में, अगर आपने उन तरीकों को यूज किया है तो। सो हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अप्लाइड फार्माकोलॉजी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब ध्यान रखना, देखो, कभी भी फार्माकोलॉजी में आंसर लिखो तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको कि ड्रग का क्लासिफिकेशन और ड्रग के बारे में, कि वो ड्रग किस चीज की है। मान लीजिए इंसुलिन दे रही है, तो ड्रग और उसका क्लासिफिकेशन, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है। आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक लाइन में भी लिख सकते हो, और जो आपको दो तीन इंपॉर्टेंट उसके क्लासिफिकेशन लगते हैं ओनली फॉर उनके भी लिख सकते हो, या कोई कंबाइंड मैकेनिज्म भी लिख सकते हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। देन आपको लिखनी होती है फार्मेकोकाइनेटिक, जो आप लिखते हो ADME, आदमी के फॉर्म में। सबसे पहले आप एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इस तरीके से लिखते हो। देन थेराप्यूटिक इंडिकेशन, मतलब वो कहाँ काम आती है। देन उसकी डोज, अगर डोज आपको पता है तो वरना आपको रूट लिख सकते हो। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन और ड्रग इंटरेक्शन भी आप लिख सकते हो। एडवर्स इफेक्ट आपको लिखने होते हैं, ठीक है। जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मैंने आपको बहुत स्पेसिफिक पॉइंट भी बता रखे हैं एक वीडियो में। और पेशेंट मॉनिटरिंग कैसे करनी होती है जब भी हम कोई ड्रग देते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, वो हम इस तरीके में, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो लगभग 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 फिक्स क्वेश्चन रहता है हर बार फार्माकोलॉजी के एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, रूट ऑफ एक्सक्रीशन एंड comprehensive notes on the nurse role in preventing medication error। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें 3-4 सवाल है छोटे छोटे, बट ये बहुत 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 कॉमन क्वेश्चन है। हर बार लगभग एग्जाम में आता है, और ये सबसे 5 स्टार टॉपिक है। आपको इसको तो पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया तो आप पूरी फार्मा के किसी भी आंसर में इसको ऐड कर सकते हो। देन हम चलते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज आती है, जिस टर्म्स है ड्रग सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म किसे बोलते हैं। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है। आगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है उसको भी हमें पढ़ना है, मतलब कि उसकी टर्मिनोलॉजी को हमें पढ़ना है। देन एक शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एंटीसेप्टिक वर्सेस डिसइंफेक्टेंट, इस पे एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ये। देन उसके बाद में मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, इन सबको पढ़ लेना बहुत 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 हाईली इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी में हर बार छोटा सवाल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड जरूर आता है, और उनमें ये टर्मिनोलॉजीज तो जरूर देख लेना जो यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ड्रग टॉलरेंस क्या होती है, इडियोसिंक्रेसी इफेक्ट क्या होता है, इरेटोजेनिसिटी क्या होती है ना। ये शेड्यूल एच एंड एक्स ड्रग, इनको नहीं पढ़ना है, ओके। अब हम आगे चलते हैं। देन यहाँ पर अगर हमने देख लिया तो यहाँ जो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको आपको पढ़ना है। देन अब हम चलते हैं जिसके अंदर आएगी आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, GI और रेस्पिरेटरी की ड्रग्स, जिसके अंदर सबसे पहले आपको पढ़नी है एंटीपेप्टिक अल्सर की ड्रग्स। उनमें आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ सकता है, थेराप्यूटिक, इनमें क्या होती है, ओमेप्रोजोल, पेंटोप्रोजोल नाम से भी आती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन एंटी अस्थमेटिक ड्रग, जिसमें साल्बुटामोल आ गए, नेबुलाइजेशन टेक्निक आती है, मीटियर डोज इनहेलर, साल्बुटामोल इनहेलर आता है वो, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से वो आ सकती है। इसमें नर्सिंग प्रिकॉशंस ध्यान रखें। तो ये दो तो बहुत बहुत, इन दोनों में से एक सवाल फिक्स रहता है आपकी फार्मा में। तो एक सवाल फिक्स है, ध्यान रखना। जहां जहां मैं फिक्स बोल रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इस बार तो मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं, ठीक है। देन एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एंटीमेटिक्स, थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस रखता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक लेग्जेक्टिव और परगेटिव्स क्या होते हैं इसके बारे में देख लेना है, ठीक है। एंटीट्यूसिव, एक्सपोरेंट और म्यूकोराइटिक ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये ऊपर वाली जो दो ब्लैक में लिखी हुई है वो वाली है,
देन ये जो शॉर्ट नोट्स है उसके हिसाब से देख लेना बस, ये तो एंटीमेटिक्स और लैक्सेटिव और परगेटिव्स, ठीक है। म्यूकोलाइटिक्स वगैरह इतना देखने की जरूरत नहीं है, दिन बहुत कम बचे। आगे चलते हैं। आगे भाई कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और यहाँ से कई बार एक बड़ा सवाल पूछ लेते हैं जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इनकी बहुत बहुत पता नहीं कितनी फेवरेट ड्रग है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 5 स्टार लगा लो एंटी हाइपरटेंसिव पे, तो 5 स्टार पक्का आनी है एग्जाम में, कोई ना कोई आ जाएगी, कोई ना, अगर छोटा देनी है तो ये आ जाएगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आ जाएगी, ऐसे इनहिबिटर खाली आ जाएगी, ठीक है, डाययूरेटिक्स आ जाएगी। सो एंटी हाइपरटेंसिव पूरी पढ़ लेनी है। देन आगे चलते हैं। एंटीकोगुलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हिपेरिन और वारफेरिन नाम से, इंडिविजुअल ड्रग के नाम से भी आता है हिपेरिन और वारफेरिन, ठीक है। तो इसमें पीटीआईएनआर, एपीटीडी जो भी सारी चीजें हैं वो देखनी है आपको। तो एंटीकोगुलेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई, एंटीकोगुलेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको लगभग लगभग हर सिस्टम से 1-2 ड्रग्स बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ड्रग्स, इंसुलिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में आने के पूरे, अभी जो मैं सवाल बताया हूँ उससे लगभग आपका 25% पेपर बन जाएगा, ठीक है। देन आगे आप चाहो तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पढ़ सकते हो, जैसे ये डिजॉक्सिन है, ओनली फॉर डिजॉक्सिन नाम से आता है। डिजॉक्सिन इज हाईली इंपॉर्टेंट, ओनली डिजॉक्सिन हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी एंजाइनल ड्रग एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में देख लेना, कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का भी अच्छा सवाल आता है। आगे चलते हैं, जहाँ पर हम कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं वो सारी पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्लासिफिकेशन, जितने भी कीमोथेरेपी की ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन, और उसके अंदर पेनिसिलिन और सिफिलोस्पोरिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहाँ मैंने मस्ट प्रिपेयर लिख दिया है उसको तो आपको करना है। एक और आ रहा है, एक और हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इस साल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। और अभी तो टीवी के अंदर थोड़े बहुत अपडेट्स भी आ गए हैं, वो भी देख लेना। अपने इंस्टाग्राम चैनल पे मैंने सारे अपडेट्स के वीडियो बना रखे हैं। देन थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स में आ गई अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। एंटी मलेरियल थेरेपी जो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार आता है तो आप प्रिपेयर कर लेना। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस। फार्माकोलॉजी, सीएनएस और ऑप्स की दवाइयाँ हैं, सीएनएस की दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी ड्रग्स है, इन वाली यूनिट से देखो कुछ कुछ हाईली इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग जिसमें फेनिटोइन और सोडियम वॉलप्रेट, बहुत 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 हाईली इंपॉर्टेंट। अगली ऑप्स में से कभी कभी सवाल आता है, बट कभी कभी आया तो 99% चांस है कि आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में ही पूछेगा, 1% चांस है कि मैग्नीशियम सल्फेट पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछता। ये मीजोप्रोस्टोल और मिथाइल आर्गोमेटिन इन सब के बारे में नहीं पूछता। तो ये 2 ड्रग्स ध्यान रखना। अगर आपके ऑप्स से रिलेटेड ड्रग्स आती है तो ऑक्सीटोसिन और MgSO4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने ना ये चीज़ें ऐड कर रखी है कि भाई इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सब टॉपिक्स है वो। देन आगे चलते हैं भाई। एनसेड्स वाली ड्रग्स होती है जो दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, उसमें ओपियोइड एनाल्जेसिक, और ओपियोइड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एनसेड्स, वेरी 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 हाईली इंपॉर्टेंट, जो डाइक्लोफेनिक वगैरह होती है तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एनसेड्स। एनसेड्स के बाद में इंपॉर्टेंट है ओपियोइड्स एनालिसिस। सो ये ध्यान रखना कि एनसेड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, ओपियोइड्स को भी पढ़ना है बट एनसेड्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। देन आगे चलते हैं। इमरजेंसी और रिससिटेशन की ड्रग्स हैं, उनके अंदर आप देख सकते हो, आप ठीक है, कई बार यही करके आता है क्वेश्चन कि ड्रग्स यूजिंग CPR। तो हमें क्या होता है कि इन सारी कुछ ये ड्रग्स के नाम याद करने पड़ते हैं और उनके छोटी छोटी डिटेल्स याद करनी पड़ती है, और ये बहुत बहुत फ्रिक्वेंट पूछा जाने वाला शॉर्ट नोट्स है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है ड्रग्स यूज इन CPR या ड्रग्स यूज इन इमरजेंसी। और ये ध्यान रखना कि नर्सिंग का क्या रोल होता है, नर्सेज का क्या रोल होता है। सो फार्माकोलॉजी में अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके बहुत ही बेस्ट नंबर आ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब बात करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में भाई अपन को क्या करना है, पहले आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, वे क्या होता है कि हम सबसे पहले किसी भी डिजीज की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर लिखते हैं, फिर पैथोजेनेसिस के बारे में लिखते हैं एक फ्लो चार्ट बना करके, है ना। और पैथोजेनेसिस नहीं भी लिखे तो पैथोलॉजिकल चेंजेस जरूर लिखने हैं, ठीक है। मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि पैथोजेनेसिस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, जो ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस है, ये कैसे लिखने हैं उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है।
बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आप एक बार देखना, लाइफ के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखना नहीं भूलोगे। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस लिखने होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस लिखने होते हैं। इनके अंदर हमें मैनेजमेंट नहीं लिखना होता है, पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी लिखने का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता है। आगे हम चलते हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इन्फ्लामेशन पे आता है। उसमें एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। तो सारा एक्यूट, ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन वाला टॉपिक हाईली इंपॉर्टेंट। और एक नियोप्लेजिया जब भी आ गया, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर, और ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और लगभग लगभग चांस है कि इस बार आएगा। देन सेल इंजरी आपको पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्युलर एडेप्टेशन आपको पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वुंड हीलिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वुंड हीलिंग। प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन से कैसे वुंड हीलिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आगे चलते हैं जिसके अंदर सर्कुलेटरी ये डिस्टर्बेंसेस है, जिसमें विल्चो ट्रायड वगैरह होता है, थ्रोम्बोसिस का। इसको आप पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ये शोक आता है, ठीक है, शोक पूछ सकता है, विल्चोट्राइड होता है, थ्रोम्बोसिस का ये पूछ सकता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एपोप्टोसिस जो होता है, गैंग्रीन, कार्सिनोमा इन सिटू, ट्रांसजुडाइट वर्सेस एक्जुडेट। यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या तो क्वेश्चन पूछेगा ये एक्जुडेट और ट्रांसजुडाइट में डिफरेंस, या गैंग्रीन के बारे में, या एपोप्टोसिस के बारे में, या कार्सिनोमा इन सिटू, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कार्सिनोमा इन सिटू। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है। देन ये यहाँ पर कुछ मैंने मैकेनिज्म्स वगैरह भी बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है अपनी बॉडी में। आप इनको पढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, अगर आपने थोड़ी बहुत पैथोलॉजी पढ़ रखी है। हम चलते हैं सारा टॉपिक पे। अब यहाँ पर आती है स्पेशल या सिस्टमेटिक पैथोलॉजी, जिसमें हम क्या होता है ऑर्गन स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। तो जिसके अंदर मतलब सिस्टम वाइज अगर पढ़े तो अलग अलग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पूछते हैं एमआई की पैथोजेनेसिस या पैथोजेनेसिस, या बोलते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस, एमआई में क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। देन पूछते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में। और इसके बाद आता है लोबर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के बारे में पूछ सकते हैं। पेप्टिक अल्सर की पैथोजेनेसिस या जो भी पैथोलॉजी है वो पूछ सकते हैं। अगली रीनल पैथोलॉजी में भाई ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसके अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, और कार्सिनोमा सर्विक्स के बारे में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके बारे में पूछ सकते हैं। बोन जॉइंट में ऑस्टियोमाइलाइटिस की पूछ सकते हैं। ठीक है, सीएनएस के अंदर सीएसएफ और मेनिंजाइटिस, जो सीएसएफ को इफेक्ट करता है, लाइक मेनिंजाइटिस के बारे में पूछ सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, टेंशन मत लो। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो आप एमआई के बारे में तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एक तो आपको पढ़ना है एमआई, लिख लो, टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर। ठीक है, ये सारा पढ़ के उसके बाद में हिपेटिक इंजरी, हिपेटिक इंजरी में लिवर सिरोसिस लिख सकते हो। ये तो है सबसे सबसे ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट। इससे भी थोड़े मॉडरेट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो पेप्टिक अल्सर डिजीज, और थोड़ा एक और हाईली इंपॉर्टेंट है चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और इसी से ही थोड़ा सा मिलता जुलता ही होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इन दोनों में हल्के फुल्के डिफरेंस होते हैं, वो देख लेना, उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। तो आपको ऐसे डिजीज वाला मैंने सारा बता ही दिया है। अब चलते हैं जहाँ पर हम क्या है कि कुछ कुछ ये हिमेटोलॉजी से रिलेटेड या ट्रांसफ्यूजन में जो ब्लड से रिलेटेड चीज़ें हैं, हिमेटोलॉजी है, उनका पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनीमिया। एनीमिया का क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं पूरा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्पेशली बोन मेरो चेंजेस कैसे होते हैं वो पूछ सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में छोटा शॉर्ट नोट्स आ सकता है। कोगुलेशन प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन, वेरी 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 हाईली इंपॉर्टेंट। और फ्लूइड एनालिसिस, और इसके अंदर सीएसएफ एनालिसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीएसएफ एनालिसिस। इसके बाद में इसमें ही इम्पोर्टेंट होता है स्पर्म के लिए जो हम टेस्ट करते हैं इनफर्टिलिटी में, जो भी, तो स्पर्म काउंट चेक करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जेनेटिक्स वाले पार्ट में। पैथोलॉजी आपकी यहाँ पर लगभग खत्म हो गई है।
ठीक है। यहाँ से आपका लगभग लगभग सारा काम हो जाएगा, आप बहुत अच्छे से पास भी हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा, बट जो एग्जाम में मस्ट आते हैं वो सारे बताऊंगा। और इसमें जो लिखे हुए हैं अगर आपने उन सबको पढ़ लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बट आपके नोट्स अच्छे होने चाहिए। जो मैंने तरीके बताए हैं उन हिसाब से आप लिखना चालू करिए। सो जेनेटिक देखो क्या होता है कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन पैथोलॉजी के साथ आता है। सो गिनती के 15 सवाल होंगे जेनेटिक के, जिन जो बार बार रिपीट होते हैं। सो उसमें सबसे पहला है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, नर्सेज का क्या रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। ये क्रोमोजोमल एब्रिविएशंस जो होते हैं, एब्रेशंस जो है, मतलब कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम गोल्डन क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन है। कैरियोटाइपिंग पूछ सकता है इसी के साथ, ठीक है। देन थोड़ा बहुत भाई आप ये पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस देख सकते हो, उनमें छोटे छोटे ये डिजीज हैं, ठीक है, बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी होते हैं उन सब के बारे में। और देन सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। उससे भी ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक्स का। देन एक सवाल है जो थोड़ा सा टफ है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मैं तो कई बार बोलता हूँ भाई अगर समझ में नहीं आए तो छोड़ भी दो, अगर ऑप्शनल रहती है जेनेटिक्स तो। बट अगर फिर भी नहीं हो तो देखो फिनाइल कीटोनूरिया जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। देन अगला छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आते हैं, जैसे कैरियोटाइपिंग को डिफाइन करना उसके बारे में, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है, म्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, बार बॉडी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, और कंसैंग्विनिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। टेराटोजन वगैरह इतना नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ काउंसलिंग के, यहाँ पर मैंने ये भी बता रखे हैं। और कुछ टिप्स है वो यहाँ पर बता रखे हैं, आप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, पॉइंट वाइज बुलेट ब्रेकडाउन और स्मॉल बॉक्स डायग्राम बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों से आपको क्या बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अल्टीमेट आते हैं हमारे टॉप 5 टिप्स में। सबसे पहले होती है कि जो भी की टर्म होती है उसको आप एक डिफरेंट पेन, लाइक आप ब्लू पेन से सारा लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से हेडलाइन करना ना भूले, ठीक है। बॉक्स डायग्राम का एडवांटेज बहुत मिलता है, चीज़ों को जो भी क्लासिफिकेशन आती है उनको थोड़ा बॉक्स में लिखा करो, बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। और हमेशा 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 देखो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स डिफरेंट सब्जेक्ट है, अपने नर्सिंग में कम पढ़े जाते हैं, तो इनमें नर्सेज के रोल लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन हर चीज़ को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई टाइम डिसिप्लिन, क्योंकि फार्मा पैथोजेनेटिक्स का पेपर लगभग सबका छूटता है, ठीक है। तो छूटता है तो इसलिए सबसे पहले ही भाई आपको टाइम का मैनेजमेंट करके चलना है कि भाई मुझे इतना टाइम फार्मा को देना है, बाकी इतना टाइम इतना। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। थोड़ा मैं फास्टली आप सबको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि सब सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन है वो आ जाएं। सो ये पीडीएफ जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल नर्सिंग एक्सप्लोरर पीडीएफ मटेरियल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप आराम से वहां से देख लेना और वहां से इसको समझ लेना, पढ़ लेना, वीडियो जरूर देख लेना ताकि समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना भाई, क्योंकि टाइम कम है तो क्या पता भाई वो लोग यूट्यूब यूट्यूब खोल के नहीं बैठे हो, तो उनके साथ ही क्वेश्चन शेयर करोगे तो क्या पता वो खुश हो जाए अगर पास हो जाए। तो हम